आज का दिन जाहिर है कि भगत सिंह को शहीद आज़म को याद करने का दिन है। और भगत सिंह के जन्मदिन को लेकर एक संशय है कि वो आज 27 सितंबर को है या 28 सितंबर को है। कुछ लोग इन दोनों तिथियों में से किसी एक को मानकर चलते हैं। कुछ किसी को मानते हैं, कुछ किसी को मानते हैं। लेकिन हमारे लिए और खुद भगत सिंह की अपनी जो समझदारी थी, उसमें किसी व्यक्ति के जन्मदिन का बहुत महत्व नहीं है। व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है। महत्व है मनुष्यता की प्रगति का, मनुष्यता के सामूहिक विवेक के निरंतर विकास का। और वो एक समष्टिगत प्रक्रिया है, एक सामूहिक, एक साझेदारी है, जिसमें कि हर इंसान किसी न किसी तरीके से अपनी एक भूमिका निभाता है। और भगत सिंह इस हद तक इस बात को समझते थे कि अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने विचारों के लिए खुद अपने जीवन को कुर्बान करने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। हालांकि उन्हें ये बात बताई गई, उनके दोस्तों ने, साथियों ने, कॉमरेड्स ने ये समझाने की कोशिश की कि एक क्रांतिकारी नेता और एक क्रांतिकारी चिंतक के रूप में आपके जीवन का महत्व है। और एक कोशिश भी थी कि भगत सिंह को जेल से आज़ाद कर लिया जाए। लेकिन भगत सिंह ने इन सारी कोशिशों को हमेशा निरुत्साहित किया, क्योंकि उनके लिए उनकी शहादत उस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल रही तमाम साझी प्रक्रियाओं की एक छोटी सी कड़ी थी, जो उसके साथ खत्म नहीं होने वाली थी। और उन्हें ये महसूस होता था कि शायद वो उसको और तेज करेगी और आगे बढ़ाएगी। और इसलिए तर्क और विवेक के साथ उन्होंने ये फैसला किया, शहादत का फैसला किया। हालांकि बावजूद इसके कि क्रांतिकारी पार्टी के पास एक योजना मौजूद थी उन्हें जेल से आज़ाद करने की। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं इस बहाने। लेकिन जब आप उनको याद करें तो ये याद रखें कि भगत सिंह को या बाबा साहब आम्बेडकर को या महात्मा गांधी को याद करने का मतलब कभी भी एक व्यक्ति को सेलिब्रेट करना नहीं होता है। क्योंकि हमारी सरकारें और हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें अक्सर ये समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर आपने जयंती मना ली धूमधाम से, अगर आपने तस्वीरें लगा ली अपने कमरों में अपने नेताओं की, महापुरुषों की, तो आपने अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर दी। अगर आपने एक मूर्ति बना ली, अगर आपने कोई डाक टिकट जारी कर दिया, तो आपने अपना ऋण चुका दिया। दरअसल ये ना तो कोई ऋण चुकाने का तरीका है, ना ही इससे उन विचारकों को किसी भी तरह का कोई संतोष मिलता अगर वे जीवित होते। तो याद करने का तरीका है हमें उन विचारों पर गौर करना, जिन विचारों ने इन नायकों को एक खास तरह की ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया या विवश किया, मजबूर किया। आज जो विषय प्रस्तुत किया गया है मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की तरफ से, वो है भारतीय नवजागरण श्रृंखला में भगत सिंह के सपनों का भारत। ये श्रृंखला बहुत अच्छी है जो मुक्तिबोध साहित्यिक मंच लगातार संचालित कर रहा है, जिसमें कोशिश ये है कि हम नवजागरण नवजागरण की अवधारणा और भारतीय समाज में नवजागरण की प्रक्रिया पे डिबेट करें, बहस करें। इस श्रृंखला को आयोजित करने का मतलब ही है कि हम ये समझते हैं कि
हम ये दावा करने की हालत में नहीं हैं कि हमारा देश एक नवजागरण से गुजर चुका है या वो नवजागरण को पीछे छोड़कर आगे बढ़ाया है। नवजागरण हमारे लिए बहस का विषय है और आज ये तय करना भी मुश्किल है कि वास्तव में कोई नवजागरण जैसी चीज घटित हुई या नहीं हुई। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए, बहुत सारे लोगों ने तो नवजागरण की अवधारणा पे ही सवाल उठाए हैं। उनका तो ये भी कहना है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है और एक मिथक है, एक कल्पना है जो कि अनेक कारणों से स्वीकार की जाती है। मगर मैं आज जब भगत सिंह को याद कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा नवजागरण की ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय बहसों में नहीं जाना चाहता। मैं तो एक सरल सी परिभाषा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ नवजागरण की, और वो परिभाषा है आस्था की जगह तर्क और विवेक की प्रतिष्ठा। मैं ये समझता हूं कि चाहे हम नवजागरण पे कितनी ही बहस कर लें, लेकिन हमें जो कोर परिभाषा उसकी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी परिघटना को, किसी भी प्रक्रिया को नवजागरण कहना चाहते हैं तो हमें न्यूनतम ये उससे आशा रखनी होगी कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पहले से चले आ रहे विचारों, पहले से प्रतिष्ठित आस्थाओं पे सवाल उठाने से शुरू होती है, या वो एक ऐसी प्रक्रिया है, क्षमा कीजिए, जो जो सवाल उठाने के महत्व के एहसास से शुरू होती है, जो इस बात से शुरू होती है कि सवाल उठाना ही एक सोचने समझने वाले इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए जिंदा रहने का चिन्ह है, जीने की निशानी है। और सवाल उठाने का मतलब है कि आप स्थापित विचारों की आलोचना करें, उनको संदेह की नजर से देखें, उनको चुनौती दें और तर्क और विवेक के आधार पे, रीजन के आधार पे बेहतर विचारों के निर्माण के लिए प्रयत्न करें। और यह बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो बात भगत सिंह की बात है, और ये भगत सिंह के उस प्रसिद्ध निबंध में है जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं समझता हूं कि भगत सिंह के सपनों को समझने के लिए, भगत सिंह की पूरी विचार प्रक्रिया को समझने के लिए और भगत सिंह के आत्मसंघर्ष को भी अच्छी तरह समझने के लिए, कैसे किन किन मंजिलों से होकर भगत सिंह बनते हैं और जब वो बनते हैं तो क्या बनते हैं, इसको भी समझने के लिए ये निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़ना चाहिए। और जो कोई भगत सिंह को याद करना चाहता है उसको ये निबंध पढ़ना चाहिए। जब भी हम भगत सिंह के बारे में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं तो हम चाहे किसी और चीज के बारे में बताएं या नहीं बताएं, मगर हमें भगत सिंह के इस निबंध को जरूर, उसके बारे में जरूर बताना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भगत सिंह के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी, पर सत्ता पक्ष की तरफ से और स्कूली सिलेबस के जरिए जो चर्चाएं होती हैं उसमें इस निबंध का कहीं जिक्र नहीं होता, जैसे कि ये कोई अपवाद हो। जबकि इस निबंध में भगत सिंह ने बहुत धीरज से, बहुत गंभीरता से ये समझाने की कोशिश की है कि ये कोई अपवाद नहीं है, कि कैसे नास्तिकता उनके जीवन संघर्ष की सबसे बुनियादी इकाई है, उनके सपनों की आधार भूमि है, कि कैसे वो उनकी जिंदगी की चाबी है। इसलिए इस निबंध को छोड़कर
भगत सिंह को याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस निबंध में वो कहते हैं कि किसी भी प्रगतिशील मनुष्य के लिए स्थापित विचारों पे सवाल उठाना, उनकी आलोचना करना और उन्हें चुनौती देना, और मानवीय जीवन के लिए, मानवीय भविष्य की बेहतरी के लिए नए से नए विचारों की खोज करना, उसका निर्माण करना, उसे लागू करना, तर्क, विवेक, जिसके लिए वो रीजन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तर्क, विवेक और माफ कीजिए रीजन शब्द तो अनुवाद में अंग्रेजी अनुवादक के द्वारा इस्तेमाल किया गया, पंजाबी में उसके लिए कोई और शब्द होगा, लेकिन वो रीजन उनका आशय है। तो वो रीजन और यथार्थवाद, रियलिज्म, रीजन और रियलिज्म पे अपनी क्रांतिकारी खोज को आधारित करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय नवजागरण के इतिहास में, यानी नवजागरण को अगर हम प्रचलित आस्थाओं को प्रश्नांकित करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करें, तो हम ये देख सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे बुनियादी सवाल जो उठाना जरूरी होगा वो धर्म की सत्ता पे और ईश्वर के वजूद पे, ईश्वर की आस्था पे उठाना जरूरी होगा। तो क्यों जरूरी होगा, ये बात भगत सिंह ने अपने इस निबंध में समझाई है, जिसकी एक दो बातों की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जब तक आप वहां नहीं पहुंचते, जब तक आप उस बुनियादी आस्था को, उस बुनियादी धार्मिक ईश्वरीय आस्था को, जो सभी तरह की आस्थाओं की जड़ है, जो सभी तरह के विश्वासों की बुनियाद है, उसको जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, जब तक आप उस पर सवाल नहीं उठाते, जब तक आप उसको संशय के दायरे में नहीं लाते, तब तक आप विवेक की प्रक्रिया को, नवजागरण की प्रक्रिया को एक के साथ न्याय नहीं कर रहा, उसको उसके तर्क संगत मुकाम तक लेके नहीं जा रहा। और भारतीय परंपरा के साथ जो बात खास ध्यान देने लायक है वो ये है कि हमारे यहाँ ईश्वर की सत्ता को नकारने, उस पर संशय खड़ा करने या उसको चुनौती देने की बात कोई आधुनिक जमाने की बात नहीं है। और इस मायने में ये कहने में कोई नुकसान नहीं है और कोई भ्रम भी इससे नहीं पैदा होता कि ईश्वरीय आस्था को जितनी मजबूती से बुद्ध और जैन परंपराओं ने, चारवाक ने, और यहाँ तक कि हमारी जो आस्तिक दार्शनिक परंपराएं कही गई हैं उसमें सांख्य और मीमांसा, वहाँ आस्तिकता का एक भिन्न अर्थ है, हम जिस अर्थ में आज उसका इस्तेमाल करते हैं वो बुनियादी तौर पे ईश्वर की सत्ता से इनकार करने की बात है। और इस अर्थ में सांख्य और मीमांसा भी नास्तिक दर्शन है, चारवाक का दर्शन नास्तिक दर्शन है, बुद्ध और महावीर का दर्शन नास्तिक दर्शन है। तो उसकी एक बेहद लंबी परंपरा है। जबकि यूरोपीय परिवेश में अगर आप ध्यान दें तो 15वीं 16वीं शताब्दी से कहीं जाकर एक स्पष्ट, साफ सुथरी आस्तिकता जैसी चीज उभरती हुई दिखाई देती है। तो यूरोप के लिए बहुत विलंबित विकास है, पर हमारे लिए नहीं। पर फिर भी जिसको हम अपनी आधुनिकता की प्रक्रिया कहते हैं, आधुनिक नवजागरण की प्रक्रिया कहते हैं, उसमें सबसे पहले अगर किसी ने ईश्वर को चुनौती दी तो वो बंगाल नवजागरण का कवि दार्शनिक डेरोजियो था। और उसके बाद हमें पेरियार दिखाई देते हैं जो धार्मिकता के साथ साथ ईश्वरीय आस्था को भी चुनौती देता है।
और फिर बाबा साहब आम्बेडकर दिखाई देते हैं और भगत सिंह दिखाई देते हैं। तो हमारी जो आधुनिक नवजागरण की प्रक्रिया है उसके चरम शिखरों, विवेक की जो हमारी महानतम उपलब्धियां हैं, उसके शिखरों की अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में मुझे डेरोजियो, पेरियार, आम्बेडकर और भगत सिंह, ये चार स्तंभ दिखाई देते हैं जो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान खींचते हैं। बात महत्व की ये है क्षमा करेंगे कि भगत सिंह अपने इस निबंध में बुद्ध को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, चारवाक को याद करते हैं। वो डोरेजियो को याद नहीं करते। संयोग से इसमें हमें इस निबंध में खास तौर पे हमें पेरियार का या बाबा साहब आम्बेडकर का जिक्र भी नहीं मिलता। पर भगत सिंह वो उस परंपरा को, उस पूरी विवेक की उस परंपरा को याद करते हैं, उससे अपने को जोड़ते हैं और आधुनिक काल में वो बाकुनिन की चर्चा करते हैं, वो कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं, वो लेनिन की चर्चा करते हैं, ट्रोट्स्की का नाम लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मैंने लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे उन लोगों को पढ़ा है जिन्होंने व्यावहारिक रूप से क्रांतियों को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई। एक व्यावहारिक क्रांतिकारी के रूप में क्रांति की प्रक्रिया को समझने के लिए इस निबंध में वो स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा लेनिन और ट्रोत्स्की को श्रेय देते हुए दिखाई देता हूँ। मगर खास बात यह है कि भगत सिंह ये कहते हैं इस निबंध में कि मेरी जो नास्तिकता है वो मेरे अहंकार की देन नहीं है, और वो इस बात की व्याख्या करते हैं कि अहंकार से कोई नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार तो किसी को या तो ये सोच के हो सकता है कि वो ईश्वर जैसा ही सामर्थ्यवान है, वो खुद भगवान है, इसलिए उससे भगवान की जरूरत नहीं है या भगवान उससे कमतर है। तो कोई भगवान नहीं है और मैं भगवान की तरह ही सर्वशक्तिमान हूं, इस तरह की धारणा से अगर कोई अहंकार पैदा होता है तो उसको आप नास्तिकता नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान में सही एक तरह की भगवत्ता में विश्वास करते हैं। भगत सिंह ने इस निबंध में इस बात को बहुत सावधानी से समझाने की कोशिश की है कि समस्या विश्वास के साथ, आप किसमें विश्वास करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप किसी सगुण साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, या आप किसी निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं, या आप किसी रहस्यमय परोक्ष सत्ता में विश्वास करते हैं, या आप ऐसी किसी भी चीज में जो कि दुनिया से परे है, जो कि इस भौतिक जगत को परिचालित कर सकती है या जो आपको परिचालित कर सकती है, ऐसी किसी भी अमूर्त रहस्यमय धारणा में विश्वास करते हैं तो आप नास्तिक नहीं है। क्योंकि जब तक आप विश्वास करते हैं, जब तक आपके वजूद का आधार एक विश्वास है, तब तक तर्क की और विवेक की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि तर्क और विवेक की शुरुआत हर विश्वास को चुनौती देने से होती है। और यह तर्क और विश्वास का जो मामला है वो जरूरी इसलिए है, यानी विश्वास को चुनौती देना जरूरी इसलिए है क्योंकि विश्वास हर तरह के शोषण की जमीन पैदा करता है। आप सब लोगों ने भगत सिंह की ये सब बातें बार बार सुनी होंगी, जिसमें कि भगत सिंह बार बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं, और पूर्ण स्वतंत्रता की उनकी परिभाषा मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत है। वो इस निबंध में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी जो अवधारणा है आजादी की, वो केवल राजनीतिक आजादी नहीं है,
हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और दूसरी तरह के भूरे अंग्रेज, काले अंग्रेज यहाँ के बैठ जाएं। इस तरह का कोई राजनीतिक बदलाव, वो हमारा मकसद नहीं है। हम तो जब आज़ादी की बात करते हैं तो एक साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की आज़ादी की बात करते हैं। और जब वो सामाजिक आज़ादी की बात करते हैं तो उसमें धर्म सत्ता, जाति सत्ता और पितृसत्ता, इन तीनों तरह की गुलामियों के निषेध की बात करते हैं। क्योंकि भारतीय समाज में स्लेवरी या गुलामी के जो स्रोत हैं वो यही तीन हैं। इसकी पहचान भी भगत सिंह को बहुत साफ थी। पर ये सारी गुलामियां विश्वास के कारण संभव होती हैं। जाति का शोषण, पितृसत्ता का शोषण, धर्म का शोषण, ये विश्वास के बिना संभव नहीं है। आप जाति पे आधारित गुलामियों को केवल डंडे के जोर पे, केवल ब्रूट फोर्स के जोर पे हजारों साल तक नहीं चला सकते, ना ही जेंडर की गुलामी को चला सकते। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे एक धार्मिक चेतना, एक तरह की धार्मिकता है जो आपको घुटने टेकने के लिए मजबूर करती है। एक तरह की आस्था है जो, जिसके सहारे आप उन चीजों को स्वीकार करते हैं जिन चीजों को आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी तार्किकता मंजूर नहीं करना चाहती। तो भगत सिंह ने इसमें कहा है कि जब मेरे ऊपर क्रांतिकारी पार्टी की जिम्मेदारी आई, उन्होंने लिखा साफ साफ कि एक जमाना था, हालांकि वो कुल 23 साल को उनको उम्र मिली थी और इस 23 साल में पता नहीं कितने जमाने उन्होंने देख लिए और कितनी यात्राएं पूरी कर ली। पर वो कहते हैं कि जब पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, जब मैंने व्यावहारिक तरीके से ये महसूस करना शुरू किया कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्या मुसीबतें, उसको कैसे कम कर सकता है, तब मैं क्रांति की रोमांटिक धारणाओं से मुक्त हुआ और मैंने किसी अमूर्त आदर्श की जगह यथार्थवाद को, रियलिज्म को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने खूब पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, क्योंकि पहले मैं दुनिया की वास्तविकता को समझना चाहता था, दुनिया की बदसूरतियों को समझना चाहता था और उससे निजात पाने के तरीकों का जो विकास अब तक हुआ है, जो इंसान ने कोशिश की है, उसको समझना चाहता हूँ और फिर मैं उसमें अपना हाथ आजमाना चाहता हूँ। और इस पढ़ाई ने, जिसमें उन सारे चिंतकों के उन्होंने नाम लिए, इस पढ़ाई ने उनको यथार्थवादी बनाया। इस पढ़ाई ने उनको किसी भी तरह के अमूर्त आदर्शवाद, रोमानवाद, भाववाद और रहस्यवाद से मुक्त किया और इसने उनकी नास्तिकता को मजबूत बनाया, उसको मजबूत तर्क दिए। हालांकि वो कहते हैं कि मैं कॉलेज के दिनों में ही ईश्वर के वजूद से इनकार कर चुका था अपनी 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 विकास की प्रक्रिया में। लेकिन जब मैंने दुनिया का अध्ययन किया, तब मैंने ये महसूस किया कि ये दुनिया किसी ईश्वर की बनाई हुई नहीं हो सकती। ईश्वर की जो भी कल्पना विभिन्न धर्मों में की गई है, वो तो एक कल्याणकारी, मंगलकारी धारणा है। तो ये दुनिया जो इतनी तकलीफों से, इतने अन्याय से, इतनी नाइंसाफियों से भरी हुई है, वो किसी ईश्वर की बनाई हुई तो हो ही नहीं सकती। तो सृष्टि खुद ही सृष्टा के विरोध में खड़ी होती है, सृष्टा की अवधारणा के विरोध में खड़ी होती है। पर भगत सिंह ने यह भी चिंतन किया है कि आखिर सृष्टा की अवधारणा आई क्यों होगी। और वो कहते हैं कि इंसान ने अपनी कमियों को जब समझा होगा कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तब उसने एक एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जहां वो सारी कमियां उसकी दूर हो जाती हैं, जो उन सारी कमियों से शून्य है। यह अवधारणा हो सकता है विकास के एक दौर में उसे। मित्रों, मुझे एक बार फिर आपसे क्षमा मांगनी है, क्योंकि वो संवाद जो चल रहा था वो अधूरा रह गया तकनीकी बाधा के कारण। हालांकि बात मेरी
जो थी वो लगभग अपने मुकम्मल होने की तरफ ही थी, पर कुछ और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उसे यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि भगत सिंह ने ईश्वर की अवधारणा की उत्पत्ति पर भी विचार किया और उन्होंने महसूस किया कि दरअसल ईश्वर एक ऐसी कल्पना है जहां इंसान अपने भीतर महसूस होने वाली तमाम कमियों को खत्म कर देता। वो एक पूर्णतम मनुष्य जैसी कल्पना है जो हो सकता है कि इतिहास के एक दौर में इंसान के काम आई हो, उसने संबल दिया हो, एक आदर्श, एक लक्ष्य दिया हो, एक दिशा दी हो आगे बढ़ने की। और भगत सिंह ये भी इस बात पे भी जोर देते हैं कि ईश्वर की ये अवधारणा इंसान को ढाढ़सी बनाती है, उसे एक भावनात्मक समर्थन भी देती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं ईश्वर में यकीन करता तो फांसी की जो सजा का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो इंतजार मेरे लिए कुछ कम दुखदाई भी हो सकता था, कुछ कई मायने में अगर मैं उसे थोड़ा रहस्यात्मक और काव्यात्मक बना लेता तो वो सुखद भी हो जा सकता था। लेकिन मैं जो कि ना किसी पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, ना किसी ईश्वर में विश्वास करता हूँ जिसे मनुष्य के अच्छे कार्यों का इनाम देना है, जो ये समझता है कि जब फांसी का फंदा खींच दिया जाएगा ठीक उसी समय सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके लिए कोई मानसिक सुकून नहीं है, सामने खड़ी मौत से आंखें चुराने का कोई रास्ता नहीं है। तब उस मौत से आंखें मिलाने का रास्ता केवल उसके विवेक से, केवल उसकी तार्किकता से, केवल उसकी निर्भ्रांत चेतना से मिलती है। और भगत सिंह कहते हैं कि ये मेरी परीक्षा भी होगी, आप देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मैं आखिरी क्षणों में कमजोर पड़ जाऊं। कहते हैं कि मेरे कॉमरेड मुझसे कहते हैं कि भले तुम उस समय ईश्वर के वजूद को न मानो लेकिन आखिरी क्षणों में तुम विश्वास करने लगोगे। भगत सिंह कहते हैं कि मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो यह मेरी मनुष्यता और मेरी चेतना का अपमान होगा। तो किसी दौर में जिस कल्पना ने मनुष्य को कुछ संबल दिया हो, वो एक समय के बाद उसकी चेतना की स्वतंत्रता के रास्ते के सामने सबसे मजबूत दीवार बन जाती है। ईश्वर की आस्था वो बुनियादी आस्था है जो हर तरह की अंध आस्था को जन्म देती है। अगर आप ऐसी किसी रहस्यमय शक्ति में विश्वास करते हैं तो फिर आप किसी भी चीज में किसी न किसी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। भगत सिंह उन लोगों में भी नहीं है जो ये समझते हों कि सिर्फ आस्तिक हो जाने से, सिर्फ किसी ईश्वर में विश्वास कर लेने से मनुष्य और बहुत तरह के विवेकपूर्ण रास्तों से वंचित ही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। मगर ये जरूरी है कि मनुष्य पहले से हासिल विश्वासों की परीक्षा करके
पे संदेह कर, उसे चुनौती देकर, उसकी आलोचना करके, उस प्रक्रिया से गुजर के किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, अगर वो इस प्रक्रिया से गुजरता है और इस प्रक्रिया से गुजर के किसी विश्वास तक पहुंचता है, तो उसके सामने आगे भी बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं। वो अपने नए विश्वासों की भी परीक्षा कर सकता है। लेकिन अगर उसने आलोचना की, संदेह की, चिंतन की, इस प्रक्रिया को शुरू ही नहीं होने दिया, तो उसके एक मनुष्य के रूप में जीवित रहने के रास्ते बंद हैं। और यह आस्था, यह विश्वास जो उसकी चेतना को कुंद करती है, ये सभी तरह के शोषण का सबसे मजबूत बुनियाद है। अंततः वो धर्म ही है, अंततः वो किसी न किसी तरह की धार्मिक अवैज्ञानिक आस्था ही है, जो इंसान को हर तरह के अन्याय और हर तरह की गुलामी को मंजूर करने के लिए तैयार करती है। जिस चीज को विवेक मंजूर नहीं करता, उसको इंसान इस अंधी आस्था के कारण मंजूर कर लेता है। तो उस अंधी आस्था से लड़ना मनुष्य की मुक्ति की परियोजना का पहला कदम है। और इसी अर्थ में मैंने कहा था कि अगर भारतीय नवजागरण की, आधुनिकता की प्रक्रिया के चरम शिखरों को हमें पहचानना हो, तो डेरोजियो, पेरियार, आम्बेडकर और भगत सिंह, ये चार मजबूत स्तंभ हमें एक कतार में खड़े दिखाई देंगे। और इस विवेक की जमीन से अपने सपनों के समाज की कल्पना करने की जमीन तैयार होती है। जाहिर है भगत सिंह एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां हर मनुष्य की चेतना स्वतंत्र हो। वो एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां इंसान अपनी मानसिक वैचारिक गुलामियों से आजाद हो। मानसिक वैचारिक गुलामियों के भीतर से कोई सपना पैदा नहीं होता। दिवा स्वप्न पैदा हो सकता है, पर उस तरह के क्रांतिकारी सपने यथार्थ की जमीन से पैदा होने वाले, यथार्थ से जूझते हुए उसको बदलने की जद्दोजहद में बनने वाले सपने पैदा नहीं होते। दुस्वप्न पैदा होते हैं, दिवा स्वप्न पैदा होते हैं, सपने पैदा नहीं होते। आज जब हम भगत सिंह के सपनों के समाज की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आजादियों की बुनियाद यह वैचारिक आजादी है, जिस पर भगत सिंह सबसे ज्यादा जोर देते हैं। इस वैचारिक आजादी के लिए संघर्ष किए बिना किसी भी तरह की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यह बात बाबा साहब ने भी जोर देकर कही थी, और ये बात भगत सिंह भी दोहराते हैं। आज भारत में जब हम भगत सिंह की चर्चा कर रहे हैं, तब हम जानते हैं कि एक ऐसा अभूतपूर्व समय है जब सपना देखना अपराध करार दिया जा चुका है, अधिकृत रूप से, ऑफिशियली। सपना देखना अपराध तो हमेशा होता आया है सत्ता के लिए, लेकिन उसे अधिकृत रूप से अपराध घोषित नहीं किया गया भारतीय सभ्यता के 7000 वर्षों के इतिहास में भी। पर अब अगर आप
दिल्ली दंगों के बारे में हालिया चार्जशीट जो पुलिस ने दाखिल की है उसको पढ़ें, तो आप पाएंगे कि दिल्ली पुलिस ये मानती है कि सीए के खिलाफ आंदोलन करने वाले तमाम आंदोलनकारी एक मानसिक हिंसा को अपने भीतर पाल पोस रहे थे। ये मानसिक स्ट्रीक ऑफ मेंटल वायलेंस, ये शब्द उस चार्जशीट में लिखेगा। और ये स्ट्रीक ऑफ मेंटल वायलेंस ये सीए के विरोध से नहीं शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस का ख्याल है कि उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन वर्तमान सरकार वजूद में आई सन 1914 में। यानी वर्तमान सरकार के वजूद में आते ही जो कोई इससे असहमत था वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक तरह की मानसिक हिंसा को प्रश्रय दे रहा था। जिसकी परिणति दिल्ली दंगों में हुई। हालांकि उस तथाकथित मानसिक हिंसा का दिल्ली दंगों से क्या रिश्ता है, इसके लिए कोई ठोस सबूत दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं दिए हैं, कभी दे भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो है ही नहीं वो कहां से दिया जा सकता है। पर यह मानसिक हिंसा, विचार अपराध, थॉट क्राइम, ये 1984 नाम के मशहूर उपन्यास में जिसकी कल्पना की गई थी, उस थॉट क्राइम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सोचना किसी आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में अपराध नहीं हो सकता। आप अच्छा सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, आप सोचने के लिए आजाद हैं। क्योंकि अगर आप सोचने के लिए आजाद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। अगर आपको निश्चित दायरों में सोचने के लिए कहा जाएगा तो आप नहीं सोच सकते। अगर आपको निश्चित परिभाषाओं के भीतर सपने देखने के लिए कहा जाएगा तो आप सपने नहीं देख पाएंगे। इसलिए सोच आजाद होती है, सोच को अपराध नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय कानून, भारतीय संविधान में नहीं ठहराता। हां, अगर आपकी सोच विध्वंसकारी है और उस सोच को आप कार्य रूप में परिणत करते हैं, अगर आपकी सोच किसी तरह से किसी वास्तविक हिंसा का बहाना बनती है, वास्तविक बहाना बनती है, वो अपराध के दायरे में आता है। मगर अभी जो हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, चाहे वो भीमा कोरेगांव की जांच हो या दिल्ली दंगों की जांच हो, उसमें विचार मात्र को, असहमति मात्र को, आलोचना मात्र को आतंकवादी हिंसा के रूप में दर्ज किया गया। तो निश्चय ही ये देश, ये समाज भगत सिंह के सपनों का समाज नहीं है। भगत सिंह के सपनों का समाज वैचारिक आजादी का, सामाजिक, लैंगिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं से मुक्त, गुलामियों से मुक्त, मुक्त इंसानों से बना हुआ एक मुक्त समाज। ये गांधी का सपना भी था, ये बाबा साहब का सपना भी था, ये भगत सिंह का सपना भी था। भले ही रणनीति को लेकर उनके विचार अलग हुए एक दूसरे से, तो ये सपना किसी भी संवेदनशील, विचारशील और विवेक संपन्न मनुष्य का सपना। मगर आज हम देख रहे हैं
कि इन सपनों में भरोसा करने वाले नौजवान और बुजुर्ग लेखक और कर्मकर्ता, वही लोग जेल में बंद किए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों पे यूएपीए लगाया जा रहा। जिन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया, समाज में विभाजन पैदा किए, दंगे भड़काए, देश को गृहयुद्ध के कगार पे पहुंचाया, वे मुंसिफ बने बैठे हैं और इंसान की आज़ादी और समाज की बेहतरी और शांति और सद्भाव और बराबरी के सपने देखने वाले यूएपीए के तहत जेल में पहुंचाए जा रहे हैं। तो हम भगत सिंह के सपनों से बहुत दूर जा चुके हैं। घड़ी बिल्कुल उलट गई है। और यह निबंध, मैं नास्तिक क्यों हूं, हमें इस बात को समझने की एक संभावना प्रदान करती है। इसी निबंध में भगत सिंह ने एक और भी बड़ा मार्मिक वाक्य लिखा है हिंसा और अहिंसा के बारे में। वो साफ साफ कहते हैं कि किसी भी जन आंदोलन में एक नीति के रूप में अहिंसा अपरिहार्य है। किसी भी जन आंदोलन की रणनीति अहिंसा ही हो सकती है। हिंसा केवल तभी स्वीकार करने योग्य है जब इसके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता, जहां ये एक टेरिफाइंग नेसेसिटी हो। और वहां गांधी भी हिंसा की संभावना से इनकार नहीं करते। तो गांधी और भगत सिंह की बहस